एक मोमिन। हेलो हेलो, एक मोमिन, आप अस्सलाम वालेकुम। आवाज वापस आ रही है? क्या करूं गलीब सर, इसका कोई उपाय तो नहीं है मेरे पास। आपको पता है स्ट्रीम यार्ड का एरर चल रहा है ना, वो नहीं होगी बात। नहीं हो पाएगी इस बात। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन करके जाता हूं, उसके बाद आप जवाब देते रहिएगा। अच्छा, हाँ। जी जी। पहला क्वेश्चन ये मेरा कि मंडेला इफेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और दूसरा फर्मी पैराडॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। प्लीज इसके बारे में बता दीजिए, मैं जाता हूँ। चले आप म्यूट कर लें। मंडेला इफेक्ट, यार लोग मानते तो हैं कि मंडेला इफेक्ट होता है कि कुछ लोगों को ये याद होता है कि नेल्सन मंडेला तो मर गया था, ठीक है, और जी फ्लांड हम कहाँ। इसके बारे में लोग कहते हैं कि मंडेला इफेक्ट कहीं कोई पैरेलल यूनिवर्सेस की कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई पैरेलल यूनिवर्स था जिसमें नेल्सन मंडेला मर गया था और उसकी वजह से लोगों को आज यहां पर ये याद है, ठीक है। और फर्मी पैराडॉक्स के ऊपर अब बात यह है कि मंडेला इफेक्ट है तो है लोगों के लिए ऐसा कुछ, बट क्या वो सच है? जाहिर बात है कि जिस चीज का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता या ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं होता, हम उसको सही नहीं मानते। सब्सटेंशियल सर भी आ रहे हैं आगे। सर, मंडेला इफेक्ट और फर्मी पैराडॉक्स। अच्छा, तो मंडेला इफेक्ट के बारे में बातें तो लोग करते हैं, बट आई थिंक कि मंडेला इफेक्ट कोई रियल चीज, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस को प्रॉपर क्वांटिफाइबल एविडेंस मिले, कोई प्रॉपर प्रूवेबल एविडेंस मिले तो तब ही हम मान सकते हैं। दूसरी बात है कि फर्मी पैराडॉक्स पे अगर आप साइंस कहानी पे जाएंगे तो मेरी 1 से ज्यादा वीडियोस फर्मी पैराडॉक्स पे मौजूद हैं, तो उनको जाके आप जरूर देख सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स इस बात को कहते हैं कि यूनिवर्स को आज तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और हमारे प्लेनेट पर लाइफ को इवॉल्व होने में असल में टोटली जो है ना तकरीबन को 2 अरब साल लगे हैं, 2 बिलियन ईयर्स। असल में पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे, उसके बाद जो है तकरीबन फिर उसके बाद लाइफ जो है ना, वो पहली लाइफ जो आज से तकरीबन 550 मिलियन साल पहले इवॉल्व हो चुकी थी, एडवांस लाइफ। तो 2 बिलियन साल ही लगे। तकरीबन 2.3 बिलियन साल पहले जमीन के ऊपर ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था, तो लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी। दूसरी जो चीज है वो क्या है, जो एक बात है वो ये है कि 13.8 बिलियन ईयर्स के अंदर हमें लाइफ कहीं और क्यों नजर नहीं आ रही। अगर हमारे पास सिर्फ लाइफ को 2 बिलियन ईयर्स लगे थे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पीछे लाइफ इवॉल्व ही नहीं हुई, लाइफ कहीं हमें नजर ही नहीं आ रही? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स के टाइम तो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है, मगर जिंदगी कहीं नजर नहीं आती। तो मसला ये है कि हम ये भी जानते हैं कि जमीन पे जो जिंदगी इवॉल्व हुई है, ये भी एक ब्रीफ पीरियड के लिए हुई है, क्योंकि 1 बिलियन ईयर्स बाद जमीन पे लाइफ टोटली एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। इन द मीन टाइम अगर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हो जाए तो वो अपने प्लैनेट से माइग्रेट करके किसी और जगह जा सकती है, मगर अगर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व ही ना हो तो फिर जो है जारी बात है कि वो लाइफ खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात है कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है, हम अपने आसपास बहुत थोड़े से प्लैनेट्स को अभी तक ऑब्जर्व कर पाए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जमीन जैसे बिलियंस प्लैनेट्स मौजूद है, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। और शायद जो जमीन जैसा एग्जैक्टली जमीन जैसा प्लैनेट जो होगा हमारे क्लोजेस्ट, वो पता चले कि कोई 10,000 लाइट ईयर्स के फासले पे हो, ठीक है। तो 10,000 लाइट ईयर्स के फासले पे वो जो प्लैनेट होगा, हम उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि आज हमारे पास प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी तो 21st सेंचुरी में आई है, असल में 20th सेंचुरी में भी नहीं थी, ये 21st सेंचुरी में आई है, और उसे आए हुए भी अभी तकरीबन 10 साल हुए हैं। तो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर जैसे आज जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑब्जर्व कर रही है, या और कुछ टेलीस्कोप्स हैं जो कि ऑब्जर्व करती हैं टेरेस्ट्रियल, वो एक प्लैनेट फाइंडर के नाम से भी इन्होंने एक टेलीस्कोप भेजी थी, वो कर सकती हैं। ये तो अभी पिछले 10-15 साल से ही आई हैं, और हमने अभी ऑब्जर्व करने में बहुत कम टाइम लगाया, तो लाइफ आज तक हम देख नहीं पाए लाइफ। मगर इंटेलिजेंट लाइफ जो है वो एक बड़ी ही मुश्किल चीज है। आई थिंक कि वो गैलेक्टिक स्केल पे काफी रेयर होगी। ये बात बहुत सारे जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ काफी रेयर हो सकती है। और इंटेलिजेंट लाइफ अगर रेयर है, और दूसरी बात है कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ रेयर भी है, तो एक गैलेक्सी में अगर आज हम हैं और आज से 10,000 साल बाद तक हम एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, या अगले 1000 साल में हम एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, और किसी और प्लेनेट पे लाइफ जो है वो आज से 1 मिलियन साल बाद इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व होगी, और वो स्पेस में देखना शुरू करेंगे, तो तब तक हम तो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। हमारे रेडियो सिग्नल्स उस प्लेनेट तक 10,000 लाइट ईयर्स वाले तक जाएंगे भी, तो हम तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे।
तो फर्मी पैराडॉक्स के बहुत से जवाब दिए जाते हैं, जिसके अंदर ग्रेट फिल्टर की बात होती है कि हर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को किसी एक ग्रेट फिल्टर की बात होती है। जैसे फिल्टर होता है ना कि आप कॉफी का फिल्टर होता है, आप पानी डालते हैं तो जी कॉफी ऊपर रह जाती है और जो पानी है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, जो कॉफी वाला पानी होता है। तो भाई ये इसी तरह का एक फिल्टर शायद को एग्जिस्ट करता है कि लाइफ को, इंटेलिजेंट लाइफ को उसमें से गुजरना पड़ता है, ओवरऑल लाइफ को उसमें से गुजरना पड़ता है, या फिर इंटेलिजेंट लाइफ को गुजरना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है वो ग्रेट फिल्टर हमसे पीछे हो, जैसे कि फायर की डिस्कवरी जो है वो एक फिल्टर है, या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि आइस एज एक फिल्टर है, हो सकता है, या फिर कोई और बात, कोई ऐसी चीज हो सकती है फिल्टर जिसका हमें नहीं पता, वो पीछे क्रॉस होके आ चुका है। मल्टी सेलुलर लाइफ शायद एक फिल्टर हो, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इंटेलिजेंट लाइफ के इवॉल्व होने के बाद न्यूक्लियर वेपन्स एक फिल्टर हो सकते हैं, कि जब भी कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचती है तो इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स चला के खुद को खत्म कर लेती है और फिर इंटेलिजेंट लाइफ उस प्लेनेट पे खत्म हो जाती है। तो ये एक फिल्टर है, ठीक है। तो जो भी स्पीशीज न्यूक्लियर वेपन्स के बाद पीसफुल जिंदगी गुजार के आगे निकलेगा, वही गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन सकता है, या स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन सकता है। तो ये बात एक हो सकती है, ठीक है जी। हाँ जी, आप फर्मीज पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं। फर्मीज पैराडॉक्स देखिए, उस बात ये है कि आपने उसको समराइज कर ही दिया है। मेरा बेसिक टेक अगेन सिंपल ही है, और वो प्राइमरी टेक मेरा यही है कि हम इस लाइफ से, यानी ये जो इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उससे क्या सीख सकते हैं। हम कितनी दफा कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि इस अर्थ के ऊपर फॉर 2 बिलियन years लाइफ गॉट स्टक एट द बैक्टीरियल लेवल। 2 बिलियन साल तक। अच्छा सर, एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग बात करें, ठीक है। तीनों इधर ही है, ठीक है, ओके जी। तो हम फर्मीज पैराडॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी गालिब भी बात कर रहे थे फर्मीज पैराडॉक्स के बारे में। तो अगर किसी ने मिस कर दिया है तो फर्मीज पैराडॉक्स यही है कि जब हम ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि गिवन द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ थिंग्स के इस यूनिवर्स में कितनी ही हमारी अपनी गैलेक्सी में कितने ही सोलर सिस्टम्स हैं, और फिर हमारी जैसी कई गैलेक्सीज हैं। अब तो किसी हद तक एक्सोप्लैनेट्स भी जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं। तो फिर जो लाइफ है वो उसका एविडेंस इतना कम क्यों है। यानी इतने कम से मुराद ये है कि हमारे पास तो फिलहाल डेटा पॉइंट जो है वो एक है, सैंपल साइज 1 है। तो ये आपको लगता है कि जब आप एक स्टेटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं तो आपको लगता है कि यूनिवर्स शुड बी टीमिंग विद लाइफ, लेकिन जब हम लाइफ को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमें मुश्किल पेश आती है। तो ये फर्मीज पैराडॉक्स है, और गालिब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो मैं जो कह रहा था कि मेरा सिंपल टेक इस मामले में वो ये है कि आपको व्हाट डू वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। हमें ये पता लगता है कि ठीक है, 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ जो है वो क्या कहते हैं फॉर्म होती है, और तकरीबन 500 बिलियन सालों के बाद आपको तकरीबन लाइफ के आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं। हाउएवर फॉर 2 बिलियन years, तकरीबन 2 बिलियन साल तक लाइफ जो है वो स्टक थी एट बैक्टीरियल लेवल, ठीक है। और ये जो मल्टी सेलुलर लाइफ और जितनी ये जो एनिमल किंगडम है, ये सब पिछले 600-700 मिलियन साल की कहानी है, ठीक है। तकरीबन 2 बिलियन साल तक लाइफ जो थी वो बैक्टीरियल लेवल पे स्टक रही। क्यों? क्या हो रहा था? तजर्बे हो रहे थे, कितने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट फेलियर हो रहा है। उसके बाद ये इतने तमाम, यानी मल्टी सेलुलैरिटी अपने अंदर अचीव करना एक क्या कहते हैं बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ की जो एवोल्यूशन है, ये जो एक सैंपल मिला है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है कि लाइफ ट्रायल एंड एरर से ही आगे इवॉल्व होती है, ठीक है। हमें ये एविडेंस तो यही बताता है। तो इस वजह से आप ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स को आउटनंबर करेंगे।
तो दैट इज एक्चुअली द स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट। द स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट ये नहीं है कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ आउट नंबर करेंगे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को। असल हमें जो स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट फर्मीज पैराडॉक्स की थोड़ी सी जो रेजोल्यूशन की तरफ जाता है वो ये है कि जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली आउट नंबर करेंगे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स को। अनफॉर्चुनेटली उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे पास एविडेंस नहीं रहेगा। तो ये एक बात होती है फर्मीज पैराडॉक्स के बारे में। तो ये मेरा तो इस पे टेक है, ये वाला सिंपल जो टेक है कि लाइफ या तो इवॉल्व करके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर बैठी है, जिस ये भी बात गालिब ने की थी, या वाकई जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आउट नंबर करते हैं, तो देयरफॉर वाकई मुश्किल होगा लाइफ को ढूंढना। लेकिन जाहिर बात है कि ये जिस दिन अगर कोई चीज डिस्कवर हो गई तो फिर क्या कहते हैं वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। हमें बहरहाल मीटियोराइट्स के अंदर अमीनो एसिड्स का एविडेंस मिलता है विच इज अ स्ट्राइकिंग एविडेंस। हम ऐसे बहुत सारे आपको सीरियस साइंटिस्ट मिलते हैं जो ये समझते हैं कि जमीन पर जो लाइफ है वो कहीं और से आई है। तो ये सारी चीजें तो ओपन टू डिबेट है, नंबर वन। दूसरा जो टॉपिक अभी गालिब थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, गालिब इज नॉट बैक येट, तो वो क्या कहते हैं जो मंडेला इफेक्ट था, और मंडेला इफेक्ट के अंदर भी वो ये बात है कि बहुत सारे लोगों को अगर कोई सिमिलर फॉल्स मेमोरी आए, यानी फॉल्स शेयर्ड मेमोरी अगर आए, तो उसको मंडेला इफेक्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में लोग ये कहने लगते हैं कि अच्छा, अगर बहुत सारे लोगों को एक शेयर्ड फॉल्स मेमोरी आ रही है तो फिर ये कोई पैरेलल वर्ल्ड्स की एग्जिस्टेंस का आर्ग्यूमेंट है। आई थिंक ये बिल्कुल कोई ये नॉन सेक्वेटर है, इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है ये कि कोई पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आप सोच सकते हैं। जाहिर बात है कि मंडेला इफेक्ट के ऊपर उस तरीके से तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन अगर आपको बेसिक ह्यूमन ब्रेन की के मेकअप का पता है तो आपको एक तो ये समझना चाहिए कि अभी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बहुत सारी चीजें ह्यूमंस शेयर करते हैं। बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज में कॉमनैलिटीज होती हैं। हमें इस बात का पता है कि बहुत सारे साइकाइट्रिक ऑर्डर्स के डिसऑर्डर्स के अंदर जो हेलुसिनेशंस हैं, हेलुसिनेशंस में बड़े कॉमन थीम्स होते हैं। और अगर डॉक्टर गोल्ड सुन रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन करें हमें आकर, वो तो उनका तो फील्ड है कि बहुत सारे कॉमन थीम्स होते हैं जब लोगों को साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, कि जो कि एक एक तरह के थीम होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी होती है, स्टोरीज के प्लॉट्स में सिमिलैरिटीज होती हैं। जब हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में हेलुसिनेशन जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती वो लोग शेयर कर सकते हैं, तो फिर फॉल्स मेमोरी भी शेयर हो सकती है। मतलब उसमें कोई इतनी अजीब बात तो नहीं है। तो उसके लिए प्रपोज करना कि कोई पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट कंक्लूजन इज नेसेसिटेटेड बाय शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज, जब हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में शेयर्ड और कॉमन थीम्स की हेलुसिनेशंस होती हैं। बाज लोग होते हैं जिन्हें ख्वाबों के थीम एक जैसे आते हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।